हु बेई ने एक बड़े मकबरे की खोज की, लेकिन उसके अंदर दासों को दफनाया गया था। उन्हें भागने से रोकने के लिए दासों को पत्थर के खंभों पर लटका दिया गया था और उनके शरीर को भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। धोखे में आकर दासों पर भी जानवरों का खून छिड़का गया। लेकिन इस समय प्रोफेसर ने कहा कि यह बलिदान गतिविधियों के आयोजन के लिए एक जगह होनी चाहिए। लेकिन ओल्ड हु ने धीमी आवाज में फुसफुसाया। शुभ सितारों ने दिखाया कि वहाँ था निश्चय ही उससे भी बड़ी कब्र होगी। एक मोटा आदमी जो धन का लालची था, उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन चारों ओर देखने पर कोई हल्का फल भी नहीं था। मोटे आदमी के पैर अचानक फिसल गए। हु बेई ने धूल भरी मिट्टी की तलाश की और एक पत्थर का जाल पाया। उन्होंने जोर से पत्थर का आवरण उठाया और जैसे ही मोटा आदमी नीचे गया, उसने देखा केंद्र में वरिष्ठ सार्जेंट। वो इतना बड़ा होगा और उसके पास बहुत सारे खजाने होंगे। मोटे आदमी की लार टपकने लगी, लेकिन सभी प्रोफेसर वहाँ थे। हुबा मैंने उस पर नजर डाली और उसे संयमित रहने के लिए कहा। फ्लैशलाइट से ध्यान से देखने पर पता चला कि दीवार बहुत अजीब थी और यह वास्तव में रानी जिंजू से संबंधित थी। भित्ति चित्र के अनुसार रानी जिंजू 3 आंखों वाली एक राक्षस थी, सिर्फ इसलिए कि वो मंत्री पर नजर डालती थी और वो व्यक्ति गायब हो जाता था। एक पल, लोगों का एक समूह अभी भी भित्ति चित्रों का अध्ययन कर रहा था, लेकिन चिंतित मोटा आदमी सिर्फ स्विच करना चाहता था। भले ही उसे खजाना नहीं मिल सका, लेकिन उसने जो देखा उसे देखना बेहतर होगा। इस मामले पर प्रोफेसर शी ने अचानक अपना सिर उठाया और दीवार की ओर देखा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह जिंजू का प्राचीन शहर था। ये हमसे बहुत दूर नहीं था। जिन लोगों ने आशा देखी वे आगे बढ़ते रहे। जब हाओ एओ शव का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें एक जहरीले सांप ने निशाना बनाया, जबकि हर कोई शोक मना रहा था। लाओ हु को लगा कि यहाँ लंबे समय तक रहना उचित नहीं है। अप्रत्याशित रूप से एक काला सांप भी था। उसके कंधे पर रेंगते हुए जहरीले सांप को हु बेई पर हमला करते हुए देखा। जब वह हमला शुरू करने वाला था तो करीब से देखने पर पता चला कि वह एक फ्लैश का उपयोग कर रहा था। उठे और हर कोई अपनी जगह पर जम गया। उनके सामने जिंजू का प्राचीन शहर था जिसे वे संजोते थे। उत्साह के साथ उन्होंने अच्छे प्रोफेसर को दफनाने के बाद अपने हाथों में ली हुई तस्वीरों को देखा। जिंजू के प्राचीन शहर में उन्हें तुरंत प्राचीन शहर का प्रवेश द्वार मिल गया। प्रवेश करने के बाद जो सामने आया वह ये था कि उन्होंने तुरंत आगे देखा और मोटे आदमी को आंखों के ऊपर एक 6 अंकों की आकृति दिखाई दी। जेड पेंडेंट ने खांचे से मिलान किया। उसने जल्दी से जेड पेंडेंट को खींच लिया और सभी लोग भाग गए। इस समय मोटे आदमी ने तुरंत एक फ्लैश बम निकाला और उसे सांपों के समूह की ओर फेंक दिया। अत्यधिक बल के कारण फ्लैश बम वास्तव में बाधा से टकराया और वापस उछल गया। इस समय लोमड़ी और काले सांप की आंखें काले सांप की आंखों में घूर रही थीं। काले सांप की आंखों में घूर रही थीं। काले सांप की आंखों को घूरो, काले सांप की आंखों को देखो। हुबा ने काले सांप की आंखों को घूरा। एक त्वरित नजर के साथ हुबा ने AK-47 का पिछला हैंडल उठाया और फ्लैश ग्रेनेड को वापस फेंक दिया। ये देखते ही तुरंत विस्फोट हो गया कि सांपों के समूह ने हिलना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ जीवित काले सांप पत्थर के मंच के नीचे चढ़ गए। जो ऊपर उठे हुए पत्थर के मंच को देखकर हु बेई ने निष्कर्ष निकाला कि उसने और यांग जुएली ने तुरंत मिलकर काम किया। पत्थर का मंच, जैसा कि अपेक्षित था, तांग राजवंश के केंद्र में पत्थर की पटिया ढीली होने लगी और धीरे धीरे शेन नीचे आ गया। एक अंधेरे मार्ग से गुजरने के बाद वे सावधानी से तहखाने में चले गए। एक ड्रग कैसेट जो हजारों वर्षों से गायब था, आखिरकार सामने आया। उनके आराम करने से ठीक पहले हु बेई ने 1000 पाउंड का गेट खोजा, जो एक गुप्त मार्ग के प्रवेश द्वार जैसा दिखता था। नदी को कैसे पार किया जाए, इसके बारे में चिंतित थे। फैटी को पता चला कि नदी के नीचे एक छिपा हुआ पुल था। हर कोई जल्दी से नदी पार कर गया और कियांजिन गेट पर हु बेई को एक और टूटा हुआ पुल मिला। टूटा हुआ पुल। उन्होंने जमीन पर सोना, चांदी और आभूषण देखे। जब उसने जमीन पर सोने के पहाड़ देखे तो वो जल्दी से नीचे जाना चाहता था। लाओ हु ने उसे आंख मारी और कहा कि वह पहले नीचे जाएगा और उसे इसे काटने देगा। अप्रत्याशित रूप से मोटा आदमी क्रोधित हो गया और कहा कि उसे नहीं पता था कि मोटे आदमी के पास एक मांसपेशी है और वह केवल उसके बाद ही खजाना प्राप्त कर सकता है। नतीजतन जैसे ही वह नीचे उतरा, मोटे आदमी ने जमीन पर कदम रखा। सोने के सिक्के बजने लगे और वह एक पल भी शांत नहीं बैठ सका और उसने कैमरामैन को खींच लिया। उसने अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। चुप्पी से एक हार पकड़ लिया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि उसे तेज आंखों वाले प्रोफेसर ने डांटा था, लेकिन मोटा आदमी अनिच्छा से उसे वापस रख सका। लाओ हु ने खजाने को डांटने का नाटक किया और प्रोफेसर ने सोचा कि यह मानव स्वभाव है। वो बिना किसी जांच के जीवन और मृत्यु से गुजरा। ये देखकर कि वो पूरी तरह से खजाने से चूक गया। इस समय यांग जुएली ने पाया उनके सामने एक तेज रोशनी थी। उन्होंने तेज रोशनी का पीछा किया और एक अथाह गड्ढा पाया जिसमें एक विशाल ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि एक अत्यधिक मर्मज्ञ चमक भी उसमें फेंके जाने के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? घोस्ट केव कबीले द्वारा कथात्मक स्थान की तलाश की गई। जब हर कोई चौंक गया तो उसे पता चला कि उसके सिर के ऊपर कुछ था, लेकिन उन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया। ये देखकर भयभीत हो गया कि गुफा के ऊपर एक पत्थर
का पुल है। वहाँ ऊपर कुछ है। यह क्या है? शीर्ष पर एक बड़ा पत्थर का घाट है और पत्थर के घाट पर कुछ है, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि यह क्या है। अरे क्या बात है, क्या हम ऊपर जाकर देख सकते हैं? यहाँ एक सड़क है। सड़क कहाँ है? खड़ी पत्थर की दीवार पर एक रास्ता था जो एक व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच सकता था। हालांकि इसमें केवल एक पैर ही समा सकता था। वे बिल्कुल भी नहीं डरे और धीरे धीरे ऊपर चले गए। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि पत्थर के पुल पर क्या था। ये कुनून पवित्र वृक्ष होना चाहिए, है ना? यह क्या है? यह इस प्रकार का कुनून पवित्र वृक्ष है जो मिट्टी, पानी और धूप के बिना भी नहीं सूखता। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यदि शव को इसके अंदर रख दिया जाए तो यह हजारों मील तक अमर रह सकता है। गोल्डन ज्यू की यह रानी संभवतः ऊपर के पवित्र वृक्ष में है। क्या ऐसा संभव है? फिर तो ये लकड़ी का टुकड़ा किसी भी ताबूत से भी ज्यादा कीमती होगा। इस समय प्रोफेसर को अचानक पता चला। देखो, उस पवित्र वृक्ष पर क्या है? ये प्रसिद्ध शिक्सियांग मैजिक जेड होना चाहिए। ताबूत पर काव्यात्मक जादुई जेड वास्तव में खिल गया था। पंखुड़ियां गहरे नीले और सफेद रंग की थीं और गुलाबी रंग के पुनकेसर तैर रहे थे और बह रहे थे और एक आत्मा रोमांचक सुगंध फैला रहे थे। हु भी अनजाने में जांच करने के लिए आगे बढ़ा। इस समय जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया था और उसने देखा कि यह रानी जिंजू ताबूत में लेटी हुई थी। एक सोती हुई महिला अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनती है और सोने और चांदी के गहनों से ढकी हुई है। वो बहुत सुंदर और विलासी है। हु बी ने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाया, नकाब हटाने की तैयारी की, ये देखना चाहा कि रानी जिंजू कैसी दिखती है। जब उसने अपना मुखौटा हटाया तो वह देखते ही दंग रह गई। रानी जिंजू बिल्कुल शर्ली यांग की तरह दिख रही थी। इस समय हु बी के हाथ में मौजूद मुखौटा धीरे धीरे घुलने लगा, रंगीन धुएं के गुच्छे में बदल गया और एक सुगंध फूटने लगी। उसने अचानक अपने पीछे के मोटे आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी अजीब लग रही थीं। उसने अपनी आंखें मली और आखिरकार जाग गई। उसने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वहां से चली गई। ये लानत पत्थर पुल चुड़ैल लोगों में मतिभ्रम पैदा करने के लिए अपने रंग और गंध का उपयोग करती है। इस पत्थर की किरण का शीर्ष उसके नियंत्रण सीमा के भीतर है। जब तक उसके पास पत्थर की किरण है, वो मतिभ्रम पैदा करेगी। ये सुनने के बाद मोटे आदमी ने अपना आपा खो दिया और उसने अपना एके उठाया और खूबसूरत फूलों पर गोली चला दी, जिससे अनगिनत धुआं निकल गया और दूसरी तरफ के फूल धीरे धीरे नए साल की पूर्व संध्या पर खिलने लगे। वे एक गुप्त कमरे में भाग गए। गुप्त कमरे के बीच में एक ताबूत था और उसके बगल में दो मम्मियां बैठी थीं। उनमें से एक ज्योतिषी की तरह लग रही थी। उन्होंने तुरंत उस ताबूत को खोला, ताबूत जिस पर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां उत्कीर्ण हैं, ये कहते हुए कि बचे हुए लोगों में से एक दुष्ट भूत है और जब तक वे दुष्ट भूत को मारते हैं वे बाहर जा सकते हैं, और झट से काले गधे का खुर निकाल लिया। जब तक यांग जुएली ने गोली नहीं चलाई तब तक सभी लोग जाग नहीं गए। उन्होंने अभी अभी पत्थर के बक्से को देखा और पता चला कि उस पर कुछ भी नहीं था। फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और जल्दी से खोल दिया। पत्थर के बक्से के अंदर एक चर्मपत्र पुस्तक थी। उन्होंने पुस्तक की सामग्री को ध्यान से पढ़ा। इसमें वास्तव में भागने की विधि शामिल है। जैसे ही यांग शर्ली आखिरी पेज पढ़ने वाली थी, प्रोफेसर ने अचानक पागलों की तरह चर्मपत्र छीन लिया, आखिरी पेज फाड़ दिया, उसे अपने मुंह में भर लिया और खाने ही वाला था कि हु बी ने उसे छीनने के लिए जल्दबाजी की और उसके साथ काम किया। मोटे आदमी ने आखिरी पन्ना खोद लिया। हालांकि उसने एक पन्ना खोद लिया था, प्रोफेसर इस समय फिर से पागल हो गया। उसने यांग जुएली के हाथ से भेड़ की खाल छीन ली और उसे अचानक जमीन पर फेंक दिया। हिल गया और वास्तव में दीवार पर एक निकास दिखाई दिया। वे जल्दी से बाहर निकले और उम्मीद के मुताबिक गुफा से बाहर भाग गए। लौटने के बाद शर्ली यांग ने अपना वादा पूरा किया और हु बा को 140,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया। हालांकि जो लोग जिंजू प्राचीन शहर गए थे, उनके कंधों पर बेवजह एक नजर आ गई थी कि वे शापित थे और अधिक जीवित नहीं रह सकते थे 5 वर्ष से अधिक।